और इस बीच चीन में कोरोना विस्फोट को देखते हुए भारत भी अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर मरीजों की रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। इस बीच गया एयरपोर्ट पर हुई जांच में 4 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चारों विदेशी सैलानियों को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया। ये चारों नागरिक गया एयरपोर्ट पर हुई रैंडम टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि ये चारों सैलानी इंग्लैंड, थाईलैंड और म्यांमार से गया पहुंचे थे। 4 विदेशी पर्यटकों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद गया एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज करवाया गया। बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों 1 महीने के प्रवास पर गया में हैं और उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी बौद्ध श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने गया के बौद्ध मंदिर प्रबंधन से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। अब रैंडम टेस्टिंग में कई विदेशी नागरिकों और विदेश से लौटे लोगों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बावजूद लोग लापरवाह हैं, जिसकी तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर दिखी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तो तैनात रही, लेकिन ज्यादातर लोग कोविड जांच करवाने को तैयार नहीं थे, जिसकी पुष्टि एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने की। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोग अब भी जांच करवाने से कतरा रहे हैं। कुछ लोग ही जांच करा रहे हैं, बिल्कुल मतलब लिटिल अमाउंट। जांच न करवाने वालों में बाहर से आए बौद्ध धर्म के पर्यटकों की संख्या ज्यादा बताई गई। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ज्यादातर लोग जांच करवाने की अपील को अनसुना कर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे देश से ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बौद्धिस्ट वगैरह भी जो है बार से आ रहे हैं, लेकिन वो लोग करवाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और जापान समेत कई देश कोरोना विस्फोट की चपेट में हैं और ऐसे में एयरपोर्ट पर होने वाली लापरवाही भारत में भी हालात बिगाड़ सकती है, क्योंकि गया के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि इनमें से एक मरीज 24 दिसंबर को दुबई से लौटा था, वहीं दूसरा मरीज मलेशिया से लौटा था। दोनों मरीजों के कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के हालात काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या 4500 से ज्यादा है, लेकिन कोरोना से रिकवरी रेट तमाम देशों से बेहतर है। भारत में पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 190 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए। केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कई देशों में कोरोना कोहराम मचाने लगा है और भारत को उनसे सबक लेने की जरूरत है। और इस बीच सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोरोना के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज आईएमए के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम पर चर्चा हुई और राज्यों को हर संभव मदद देने की बात कही गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों से भी तैयार रहने की अपील की है। केंद्र ने कहा है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी महंगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में लगातार कोरोना की स्थिति की निगरानी कर रहा है, जिसके तहत कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाइयों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। सभी राज्यों के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज एक बैठक भी ली, जिसमें दिल्ली के सभी अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ तैयार रहने को कहा गया। अस्पतालों में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने को भी कहा गया। अगर हम दिल्ली के अस्पतालों की मौजूदा हालत पर नजर डालें, तो दिल्ली के अस्पतालों में अभी 8000 कोविड बेड्स हैं। जरूरत पड़ने पर बेड्स की संख्या 36,000 की जा सकती है। दिल्ली में 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता है। रिजर्व में 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता है, जिसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और सभी जिला कलेक्टरों को जीवन रक्षक उपकरणों के मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। कल छत्तीसगढ़ के अस्पताल में मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में चल रही शीतलहर ने लोगों को मनाली की ठंड की याद दिला दी। ठंड और कोहरे के बीच राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। ठंड और कोहरे का सीधा असर रेल सेवाओं पर देखने को मिला।
नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें देरी से पहुंची, जिसके चलते लोग ठंड में इंतजार करते नजर आए। राजस्थान के माउंट आबू में पारा लुढ़कने के बाद गाड़ियों के शीशों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। कारों के शीशों और छत के अलावा मैदानों में भी बर्फ की परत देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के सीकर में आज सुबह तापमान -1.5 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना ने बीजिंग समेत चीन के लगभग सभी शहरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लोगों को मौत की नींद सुला रहा है, जिसकी तस्दीक हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से। बायरॉन वॉर नाम के सोशल मीडिया यूजर ने ये वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक शमशान के बाहर शव ही शव पड़े दिखे। कोई अपनों के शव स्ट्रेचर पर लेकर आया था तो कोई खींचकर। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया वो चलता जा रहा था, लेकिन शवों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक शव को लेकर आगे बढ़ने पर लोग दूसरी लाशों को कतार में खिसकाते दिखे, जबकि लगभग हर शव के साथ एक शख्स नजर आया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो कहाँ का है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन इस वीडियो से ये जरूर साबित हो गया कि चीन भयावह संक्रमण काल से गुजर रहा है। लेकिन चीन की सरकार अब भी आंकड़े छिपाकर हर बार की तरह अपनी जनता और पूरी दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि चीन के जिलिन प्रांत से आया एक वीडियो उसकी इस कोशिश को नाकाम करता है। ये वीडियो जिलिन प्रांत के चांगचुन का बताया गया, जबकि इसे रिकॉर्ड करने वाले शख्स के मुताबिक चांगचुन में पिछले 2 दिनों से लगातार लोगों की मौत हो रही है। शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है। हर रोज करीब 60 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, जबकि शवों को जलाने के लिए कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ एक शख्स है। यही नहीं, खबरों की माने तो मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पहले 24 घंटे की वेटिंग थी, लेकिन अब लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चीन की सरकार ने पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2668 नए केस सामने आने की बात कही, जबकि जिनान के शमशान गृह के बाहर की तस्वीरें जिनपिंग प्रशासन का कच्चा चिट्ठा खोलती दिखी। जिनान में हजारों की संख्या में लोग नजर आए। ये लोग अपनों का दाह संस्कार करने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे ये अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं बल्कि कोई एयरपोर्ट हो। जबकि शंघाई के सभी अस्पताल मरीजों से फुल हो गए। जानकारी के मुताबिक यहाँ मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची, लेकिन रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित यहाँ इलाज के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आने से अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दवाओं की भी भारी किल्लत हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में हर रोज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर चीनी सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को रिपोर्ट भेजी है। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि कोरोना लहर जनवरी 2023 में सभी शहरों में पीक पर होगी। जनवरी 2023 के आखिर में शेंजन, शंघाई और चोंगकिंग में सबसे ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। चीन में सिर्फ दिसंबर के महीने में 9 साल तक के 1758 बच्चों की कोरोना से मौत की रिपोर्ट भी है। यही नहीं, दिसंबर में 75 साल से ज्यादा उम्र के 1,67,000 से ज्यादा बुजुर्गों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। चीन में दवाइयों की भारी कमी है, इसलिए WHO के जरिए वो दुनिया भर के देशों से मदद मांगने पर विचार कर रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की लगभग 1 करोड़ डोज बीजिंग पहुंच सकती है। खबरें तो यहां तक है कि चीन की सरकार दुनिया की सभी वैक्सीन को अपने देश में मंजूरी दे सकती है। चीन में जहां एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजिंग और शंघाई में हालात सामान्य होने के दावे के साथ कोविड पाबंदियों को लेकर ढील दे दी गई और मास्क पहने लोग भारी संख्या में मेट्रो का सफर करते नजर आए। बीजिंग और शंघाई में मेट्रो ट्रेनें खचाखच भरी दिखी, जबकि सोमवार को दोनों शहरों में कई जगह भारी ट्रैफिक की वजह से जाम लग गया। बताया जा रहा है कि बीजिंग और शंघाई में लोग दफ्तर जाने लगे हैं। हर कोई अपने काम पर लौट रहा है, लेकिन काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनने और हाथ सैनिटाइज करते रहने की हिदायत दी गई है, ताकि कोविड का संक्रमण फिर से ना फैले।
जबकि जानकारों की माने तो जिनपिंग प्रशासन ने बीजिंग और शंघाई में कोविड प्रतिबंधों में ढील इसलिए दी है क्योंकि लगातार लॉकडाउन की वजह से चीन को तगड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई। यही नहीं, जिनपिंग प्रशासन अपने लोगों की जान बचा पाने में भी नाकाम नजर आई, जिसकी वजह से शी जिनपिंग की मुखालफत हो रही है और बड़े विद्रोह की आशंका भी जताई जा रही है। जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग सामने नहीं आ रहे, वो कहां हैं, कैसे हैं, जनता को संबोधित क्यों नहीं कर रहे, जनता ऐसे तमाम सवाल पूछ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कम से कम 30 बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थे। जबकि इस बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के वियतनाम भागने की खबर है। चीन की सरकार ने क्रिसमस और नए साल के सारे कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल जिनपिंग को लेकर उठ रहे हैं कि वो जनता को मौत के चक्रव्यूह में फंसाकर कहां गायब हो गए हैं। तो चीन में कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मूक दर्शक बने बैठे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, लिहाजा आवाम के गुस्से को देखते हुए उन्होंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और उनकी ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया। शी जिनपिंग ने अधिकारियों को लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि देशभक्ति के लिए स्वास्थ्य अभियान शुरू करना चाहिए। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सामुदायिक रक्षा पंक्ति को मजबूत करना होगा। वहीं पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर बॉर्डर पर एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। भारतीय सीमा में ड्रोन को घुसता देख बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों ने जमकर हंगामा किया। दबंगों ने टोल कटाए बिना ओवरलोड ट्रक को पार करवाने की जिद की और जब टोल कर्मी ने विरोध किया तो टोल बैरिकेड तोड़कर ट्रक को निकलवाया। तमिलनाडु के मदुरई में सवारियों से भरी एक मिनी वैन हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में वैन में सवार 24 यात्री घायल हो गए। फिलहाल हादसे की वजह घना कोहरा बताई जा रही है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मोतिहारी में कुछ लुटेरों ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के वेयरहाउस पर अपना हाथ साफ किया। लुटेरों ने करीब 5.5 लाख लूटे और फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और पुलिस ने 4 घंटे के अंदर लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस टुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए को एक्टर शिजान ने नया खुलासा किया। शिजान ने पुलिस से पूछताछ में टुनिशा से ब्रेकअप का कारण उम्र और धर्म में अंतर बताया और कहा कि श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद उसने अलग होने का फैसला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिजान ने माना कि वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए उसने तुनिशा से ब्रेकअप का फैसला कर लिया। इस दौरान शिजान ने श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र किया और कहा कि इसी केस के बाद उसने तुनिशा से संबंध खत्म कर लिए। सूत्रों के मुताबिक पहले भी तुनिशा ने सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन शिजान ने एक्ट्रेस को सुसाइड करने से रोका था। शिजान के मुताबिक उसने तुनिशा की मां को अपनी बेटी का ध्यान रखने को कहा था। पुलिस फिलहाल शिजान के बयान की तस्दीक कर रही है। हालांकि टुनिशा के परिवार का कहना है कि आरोपों से बचने के लिए शिजान धर्म और उम्र के फासले की दुहाई दे रहा है। टुनिशा की मां का आरोप है कि शिजान उनकी बेटी को धोखा दे रहा था। उनकी वापसी के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके जो आंटी है वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनकी आखिरी तमन्ना यही है कि जब तक मैं हूं तो जब तक कुछ भी नहीं है। परिवार के नजदीकी लोगों के मुताबिक तुनिशा को देखकर कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में थी। 19 साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। तुनिशा के अंकल ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया और कहा कि जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस तुनिशा की मौत से पहले के आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री भी सुलझाने में जुटी है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि खुदकुशी से ठीक 15 मिनट पहले तुनिशा और शिजान साथ में लंच कर रहे थे। अब जांच इस बात पर टिक गई है कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। तुनिशा का 15 दिन पहले ही शिजान से ब्रेकअप हुआ था। परिवार के मुताबिक घटना वाली सुबह घर से निकलते वक्त वो खुश दिखाई दे रही थी। खुदकुशी से 15 मिनट पहले टुनिशा ने शिजान के साथ लंच किया, इसीलिए पुलिस को अंदेशा है कि लंच के दौरान कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद टुनिशा ने खुदकुशी का फैसला ले लिया।
इस बीच शीजान की बहन फलक नाज आज वाली पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उसने बताया कि शीजान जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। फलक नाज के मुताबिक उन्हें दोनों के रिश्ते की जानकारी थी और टुनीशा उनकी भी अच्छी दोस्त थी। बता दें कि शीजान वली पुलिस स्टेशन में 4 दिनों की हिरासत में है, जहां उसे घर का खाना देने की इजाजत मिली हुई है। इसी कारण घर का खाना लेकर फलक पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बीच ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने टुनीशा शर्मा की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा है कि शो के सेट पर सब कुछ ठीक नहीं है और लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्हें सेट पर जाने से रोका गया। सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए हैं। ये कहानी बहुत बड़ी है। उन्होंने मामले की एसआईटी जांच के साथ एक्टर का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की। कुछ घंटे पहले महज एक एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल इमेज डालती है लिख के, तो सुसाइड कैसे कर सकती है? तो हमारी मांग ये है ऑल इंडियन सिने वर्कर्स की तरफ से कि इसकी एसआईटी से जांच की जाए महाराष्ट्र सरकार, और एक्टर के नार्को टेस्ट किया जाए। और इस बीच खबर है कि टुनीशा शर्मा का अंतिम संस्कार अब मंगलवार को होगा। परिवार के मुताबिक टुनीशा के मामा और मौसी के विदेश से आने का इंतजार किया जा रहा है। उनकी वापसी के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी जो आंटी है वो इंग्लैंड से आ रही है, आखिरी तमन्ना ये है कि जब तक मैं ना तो जब तक कुछ भी नहीं है। परिवार के नजदीकी लोगों के मुताबिक टुनीशा को देखकर कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में थी। 3 साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। टुनीशा के अंकल ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया और कहा कि जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। टुनीशा की मौत के मामले में लव जिहाद के एंगल की भी एंट्री हो गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी नेता राम कदम ने इस केस को लव जिहाद से जोड़ दिया और इस एंगल से भी जांच कराए जाने के संकेत दिए। राम कदम ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और टुनीशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि टुनीशा लव जिहाद का शिकार हुई। लोगों ने ट्रोल भी किया था कि तुम्हारी भी हालत श्रद्धा जैसी होगी, और देखिए कुछ ही दिनों में उसकी श्रद्धा से भी बदतर हालत हो गई। यही हमारा कहना है, ये पूर्ण रूप से लव जिहाद है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने लव जिहाद के एंगल से इनकार किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बार बार घुसपैठ की चीन की कोशिशों के पीछे एक हैरान करने वाली वजह सामने आई है। IPCSC यानी इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके मुताबिक चीन एक दुर्लभ जड़ी बूटी हासिल करने के लिए लद्दाख और तवांग में बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। IPCSC के मुताबिक इस दुर्लभ जड़ी बूटी का नाम कीड़ा जड़ी है, जिसे कार्डिसेप्स या फिर कैटरपिलर फंगस के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख और तवांग में इस दुर्लभ जड़ी बूटी को याशरगुम्बा और हिमालयन वायग्रा के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्लभ कीड़ा जड़ी भारतीय हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है और बीते कुछ वर्षों में चीन समेत दुनिया भर में इस जड़ी बूटी की मांग तेजी से बढ़ी है। कीड़ा जड़ी या फिर कैटरपिलर फंगस बहुत महंगी जड़ी बूटी है और बाजार में इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए प्रति किलो है। IPCSC के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कीड़ा जड़ी का कारोबार हुआ, जिसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। माना जाता है कि कीड़ा जड़ी कैंसर के मरीजों के इलाज में काम आती है, साथ ही नपुंसकता मिटाने, किडनी के इलाज और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि इससे हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के बीच बातचीत का एक ऑडियो मिला है, जिसमें दोनों आपस में झगड़ा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़े सबूत के तौर पर देख रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में आफताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। ऑडियो से साफ हो रहा है कि आफताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। उसको उम्मीद है कि इस ऑडियो से कत्ल का मकसद साबित करने में मदद मिलेगी। अब पुलिस इस ऑडियो का आफताब की आवाज से मिलान करा रही है। इसके लिए CFSL की टीम ने आफताब का वॉइस सैंपल भी लिया। दिल्ली पुलिस को आफताब और श्रद्धा का एक वीडियो भी मिला। ये वीडियो मुंबई का है, जिसमें आफताब की काउंसलिंग की जा रही है। श्रद्धा के पिता ने ये वीडियो पुलिस को दिया है।
दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी करवा रही है ताकि आफताब बाद में मुकर ना पाए कि वो इस वीडियो में नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। शुक्रवार को पुलिस की गोलीबारी में कुर्द समुदाय के 3 लोग मारे गए थे, जिसके बाद कुर्द समुदाय के लोग सड़कों पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ में शामिल लोगों ने जब पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस टीम पर पथराव किया। हिंसा के बाद की तस्वीरों में पेरिस की सड़कों पर बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। पेरिस में रिपब्लिक स्क्वायर पर गाड़ियां पलटी हुई थी, जिनमें से कुछ में आग लगाई गई थी। तमाम बाइक कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी और सड़कों पर जहां तहां मलबा और पत्थर पड़े हुए थे। रिहायशी इलाके में हुई आगजनी के बाद लोग अपने घरों के आसपास लगी आग को बुझाते दिखे। बाद में फायर फाइटर्स भी वहां पहुंचे और हालात को काबू किया गया। 3 दिन पहले पेरिस में कुर्द सांस्कृतिक केंद्र पर हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही कुर्द समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। वहीं चीन ने ताइवान सीमा के करीब बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास ने फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने रविवार को ताइवान के पूरे एयर स्पेस को घेर सैन्य युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन स्ट्राइक ड्रिल्स के तौर पर किया, जिसमें चीन वायुसेना के 71 लड़ाकू विमान शामिल हुए। जापान में बर्फबारी जानलेवा बनी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 11 से बढ़कर 17 तक पहुंच गया है। वहीं हादसों में 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। स्पेन में यात्रियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़कर एक नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक 6 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रूसी सेना ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क के बख्मुत इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच खींचतान जारी है। बता दें कि इस साल रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके पर कब्जे और रूस में विलय का ऐलान किया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रचंड ने आज तीसरी बार नेपाल के पीएम पद की शपथ ली। प्रचंड के साथ उनके 3 उप प्रधानमंत्री और 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को याद किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे और शबद कीर्तन को सुना। इस दौरान पीएम मोदी खुद भी शबद में संगत देते नजर आए। ये कीर्तन करीब 300 बाल कलाकारों ने गाया। पीएम मोदी ने लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को याद किया और कहा कि वो किसी से नहीं डरे। अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करते हुए सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। दोनों 6 और 9 साल की छोटी सी उम्र में शहीद हुए थे। आज पीएम ने उनके शौर्य की भी सराहना की। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। उधर कोरोना महामारी के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग पहले की तरह जारी है। रूस ने बाखमुत पर हमले किए तो वहीं यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे, जिससे रूसी फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अटैक के साथ अपनी सैन्य टुकड़ियों की मदद से रूसी फौज को नाको चने चबवाए। इस कदर हमले किए कि बाखमुत पर नजर गड़ाए रूस की सेना को कुछ इलाकों से लौटना पड़ गया।
हालांकि इस सब के बावजूद रूस बाखमुत पर कब्जा करने से पीछे नहीं हटा। उसने बाखमुत के कुछ इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद वहां की फिजाओं में बारूद की गंध घुल गई। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उसके एंजल्स एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया, जबकि उसने ये दावा भी किया कि यूक्रेन की ओर से किए गए इस हमले में कुछ लोगों की मौत भी हुई। दोनों देशों की ओर से जारी वार पलटवार के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन को अंधेरे में डुबा देना चाहता है, क्योंकि जंग के मैदान में उसे करारी शिकस्त मिल रही है। Спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх. हालांकि रूस ने थोड़ा नरम रवैया अपनाया और पुतिन ने कहा कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है। Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. पुतिन ने बातचीत के लिए हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन से बातचीत करेंगे? क्या वो रूस की शर्तों को मानेंगे? चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत ने LAC और पाकिस्तान से सटी सीमा पर विध्वंसक प्रलय मिसाइल तैनात करने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इन मिसाइलों को किस सीमा पर तैनात किया जाएगा, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। जानकारी के मुताबिक लॉन्चिंग के वक्त प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है। अगर प्रलय मिसाइल को LAC और LOC पर तैनात किया गया तो दुश्मन के रणनीतिक और सैनिक ठिकानों को पलक झपकते तबाह किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर भी लगाया जाएगा, जिसकी मदद से ये रात में भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस मिसाइल को बड़े ट्रक पर लोड करके भी लॉन्च किया जा सकता है। एक साल पहले दिसंबर 2021 में 24 घंटे के भीतर प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान पर सियासत गर्मा गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सैन्य अफसरों से बातचीत में राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर युद्ध छेड़ा तो भारत को भारी नुकसान होगा। और राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ दिन पहले ही भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। भारत की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी ने दलील दी कि देश इस वक्त कमजोर स्थिति में है और अगर युद्ध हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रिटायर्ड सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर भी सवाल खड़े किए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। दरअसल राहुल गांधी 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब तवांग में हुई झड़प के बहाने एक बार फिर सरकार को घेरने में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार LAC की सच्चाई देश से छिपा रही है। सच्चाई ये है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन ली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें वो चीन की तरफ से भारतीय सीमा में अतिक्रमण की बात को नकार रहे हैं। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए। प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आया। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी ने चीन की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी शक्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के सामने चुनौती बड़ी है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल देश की चिंता छोड़कर कांग्रेस की चिंता करें। राहुल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें
देश की चिंता नरेंद्र मोदी जी पर छोड़ दें और जिसने प्रयास किया पहले देश में आतंक फैलाने का, उसको सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने की। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने वाले लोगों से इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पूछताछ कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी जानकारियां मांग रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी भी मांग रहे हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने वैभव वालिया नाम के एक कार्यकर्ता की उस एफआईआर कॉपी को भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उसने कुछ अधिकारियों पर घर में घुसने का आरोप लगाया था। और इस वक्त अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रूम में मौजूद एक शख्स का बड़ा दावा सामने आया है। इस शख्स ने दावा किया है कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं, हत्या थी। सुशांत के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। साथ ही इस शख्स ने कहा है कि निशान सुसाइड के नहीं बल्कि हत्या के नजर आ रहे थे। हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरा। मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया या देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा। वहीं मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमत मंगलवार यानी कल से लागू हो जाएगी। ये नए रेट मदर डेयरी दूध के फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन वेरिएंट्स पर लागू होंगे। दिल्ली के आईटीओ रोड पर एक चलती गाड़ी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। कार का ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एमसीडी पार्किंग में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस घटना के पीछे फिलहाल साजिश की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी ने इस घटना की जांच की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने ठंड काफी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में तापमान माइनस में चला गया है, लेकिन इस सब के बावजूद कई पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। ये कश्मीर है। वहीं बर्फीले तूफान ने सुपर पावर अमेरिका को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। न्यूयॉर्क में हो रही बर्फबारी को वहां के लोग अपने इतिहास का सबसे भयंकर हिमपात मान रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में सामान्य बर्फबारी नहीं हो रही, बर्फ का तूफान चल रहा है। तापमान -42 डिग्री से -50 डिग्री के बीच चल रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में न्यूयॉर्क शहर ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क का फेयरपोर्ट इलाका पूरा बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पूरा शहर सुनसान दिखाई दे रहा है। हाईवे पर बर्फ में फंसे ट्रक और कारों की लंबी लाइन दिखाई दी। सड़क पर 1 से 2 फीट बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसमें जगह जगह सैकड़ों गाड़ियां फंसी दिखाई दी। कहीं कहीं बर्फ ने सड़क पर खड़ी पूरी गाड़ी को ही ढक लिया। सिर्फ गाड़ी के इंडिकेटर्स ही चमकते दिखाई दिए। यही नहीं, घरों के बाहर निकलने का रास्ता पूरा बर्फ से जाम है। घरों के बाहर घुटनों तक बर्फ की परत जम गई है। लोग फावड़ों से बर्फ को हटाते हुए रास्ता क्लियर करने की कोशिश करते दिखाई दिए। पश्चिमी न्यूयॉर्क में तो हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों की मदद करने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के अलावा नेशनल गार्ड ट्रूप्स को उतारा गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की वजह से हजारों लोग घरों में ही बंद होकर रह गए हैं।
बर्फ के थपेड़ों ने पूरे शहर को घरों के अंदर कैद कर दिया है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि एक तो बाहर बर्फीला तूफान सितम ढा रहा है और दूसरा घर के बाहर बर्फ की मोटी परत से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। घर के दरवाजे से लेकर सड़क तक बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, जिसे पार करके कहीं जाना सबके बस की बात नहीं है। बाहर खड़ी गाड़ियां भी किसी काम की नहीं रही। कारों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। लोग अपनी कारों पर से बर्फ हटाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से कार पर बर्फ जम जाती है। न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार इतने लंबे वक्त तक बर्फीला तूफान जारी है। न्यूयॉर्क राज्य में बर्फीली हवाएं 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये एक रिकॉर्ड है। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका प्रकृति से जंग के हालात में है। We are in a war. This is a war with Mother Nature, and she has been hitting us with everything. न्यूयॉर्क में सिर्फ रविवार को बर्फबारी की वजह से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। और कहा जा रहा है कि अमेरिका में ऐसी बर्फबारी वंस इन अ लाइफ टाइम वाली है, यानी जिंदगी में कभी-कभी ऐसे हालात आते हैं, क्योंकि बर्फबारी ने अमेरिका की 60% आबादी पर असर डाला है, यानी करीब 20 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। अमेरिका में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग घरों में फंसे हुए हैं। न्यूयॉर्क के 1.5 लाख घरों में बिजली गुल है। बफेलो शहर में तो 16% घरों में बिजली ही नहीं है। न्यूयॉर्क में ड्राइविंग पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि सड़क पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। उड़ानों पर असर पड़ा है। 1707 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क राज्य में जिन 12 लोगों की मौत हुई, उनमें से 6 की मौत बफेलो शहर में हुई। बफेलो में जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि बफेलो में बर्फबारी के बीच बाहर निकलना घातक साबित हो रहा है। 4 लोगों के शव तो कार के अंदर मिले, तो कुछ की जान बर्फ में फंस कर चली गई। न्यूयॉर्क की गवर्नर के मुताबिक मौत की संख्या और बढ़ेगी। It is my extreme fear that this is going to rise. We anticipate that there are some individuals with loss of life, whether it's freezing in homes or in vehicles that are still stranded. बफेलो से आई इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी भयंकर बर्फबारी और ठंड पड़ रही है। ये एक गार्डन है जो बर्फीले तूफान आने के बाद पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। गार्डन में रखी कुर्सी और टेबल पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। यहाँ तक कि पंखे पर भी बर्फ जमकर लटक रही है। बफेलो समेत पूरे न्यूयॉर्क में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। और अमेरिका में इस बार की बर्फबारी को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है, क्योंकि चंद घंटों में ऐसी बर्फबारी जानलेवा साबित हो जाती है। इसमें तूफान का प्रेशर अचानक गिरता है। इसके बाद इलाके में कुछ ही घंटों में भारी बर्फ गिरने लगती है। तेज रफ्तार से बर्फीली तूफानी हवाएं चलती हैं। बॉम्ब साइक्लोन में कैटेगरी 1 चक्रवात जैसे हालात पैदा होते हैं। बॉम्ब साइक्लोन ने अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश कनाडा में भी तबाही मचाई हुई है। घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहाँ भी तेज बर्फीली हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कनाडा में भी लाखों घरों और दुकानों में बिजली ठप हो गई है और सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, ट्रेन को भी रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Unfortunately, the trains were all cancelled for today. So just trying to get back home for holidays now. कनाडा में भी सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आई। कनाडा में आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। और एशिया में भी हिमपात ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। जापान में प्रचंड बर्फबारी की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग बर्फ की चपेट में आकर घायल हो गए। ज्यादातर लोगों की मौत बर्फ में दबने या छतों से बर्फ हटाने के दौरान हुई। नागई शहर में 80 सेंटीमीटर यानी 2.6 फुट बर्फ जम गई। यहाँ एक बुजुर्ग महिला के ऊपर बर्फ के भार से छत ही गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर और दक्षिण जापान के समुद्र तट वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन जापान के उत्तर पूर्व में भी इस सीजन में 3 गुना ज्यादा बर्फ गिर रही है। उत्तर जापान में भारी बर्फबारी की वजह से हजारों घरों में बिजली भी गुल रही। दर्जनों ट्रेन और फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा। हालांकि रविवार को यातायात सेवाएं बहाल कर दी गई। इमारतों और मकानों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के बाद अब झीलों में तैरते हुए सोलर पैनल लगाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए झीलों में तैरने वाले सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत बवाना झील में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बवाना झील में सोलर पावर पैनल लगाकर 10 लाख मेगावाट बिजली बनाई जा सकेगी। झील में मिनी पावर प्लांट तैयार करने के लिए सबसे पहले झील में तैरने वाला प्लेटफॉर्म बिछाया जाएगा और फिर उस सतह पर सोलर पैनल फिक्स किए जाएंगे। इन सोलर पैनल से जुड़े तारों की मदद से बिजली ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाएगी। इन फ्लोटिंग सोलर पैनल की खास बात यह है कि ये एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहेंगे ताकि झील में मौजूद जल जीवन पर बुरा असर ना पड़े। वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गुरुद्वारे में मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 15 किलो आईडी के साथ करीब 400 ग्राम आरडीएक्स और 5 डेटोनेटर बरामद किए हैं। बोकारो में 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। टक्कर का ये खौफनाक मंजर पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के बेगूसराय में आज फिर विदेशी शराब की खेप जब्त की गई। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर पुलिस की टीम ट्रेन की बोगियों की चेकिंग करने पहुंची थी और इसी दौरान 24 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। अब दिल्ली एनसीआर में ठंड ने पिछले 3 दिनों में 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहरे और शीतलहर ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान गिर रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और साथ ही दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे और शीतलहर जारी रहने का भी अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से लोग जगह जगह आग तापते और चाय की चुस्कियां लेते दिखे। सोमवार को तो धूप ने भी दर्शन नहीं दिए। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, बस आग जला रखे सब और थोड़ा गर्म कपड़े पहने जा रहे बस। और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए हमने आग जला रखी है। पूरी दिल्ली में हर जगह इतनी ठंडक है, आग के बगैर गुजारा नहीं हो रहा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्द हवाओं की वजह से ज्यादातर लोग घरों और दफ्तरों के अंदर ही दुबके रहे। लो विजिबिलिटी की वजह से ज्यादातर ट्रेन लेट चल रही है। कोहरे में धुंध है, काफी ठंड भी बढ़ रही है, आए दिन ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के हालात बने रहेंगे। तापमान और भी घट सकता है। तो अब आपको जानना चाहिए कि मौसम के रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट का आखिर मतलब क्या है। येलो अलर्ट यानी खतरे की पहली घंटी। सावधान हो जाइए, तुरंत खतरा तो नहीं है, लेकिन ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ऑरेंज अलर्ट यानी मौसम खराब है, इसलिए ज्यादा सावधान रहिए, इधर उधर जाने से बचें। रेड अलर्ट इसका मतलब होता है कि मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, भारी नुकसान की आशंका है, हालात बेहद गंभीर हैं और इसलिए घर में ही रहे, जब तक कहा ना जाए बाहर ना निकले। ठंड का येलो अलर्ट दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए भी जारी है। राजस्थान में तो कई शहरों में पारा 0 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों पर बर्फ की हल्की परत जम गई। खेतों में फसलों पर भी बर्फ की महीन परत जमी नजर आई। राजस्थान के सीकर के फतेहपुर में तो तापमान -1.5 डिग्री तक लुढ़क गया। बर्फीली हवाओं की वजह से डेली कामकाज पर काफी असर पड़ा है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाहर पड़ी टेबल कुर्सियों पर भी बर्फ की पतली परत जम गई। पूना से आए हैं हमारे फैमिली के साथ और पूना में भी ठंड होती, लेकिन यहाँ की ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और कश्मीर वगैरह हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन हमको ये लगता है कि कश्मीर की तरह ही यहाँ का क्लाइमेट है अभी भी। अब क्रिसमस का त्योहार खत्म होने के बाद डेकोरेशन का सामान उतारने का समय है। देखिए ये वीडियो। क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद लोग सजावट का सामान उतारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बिल्ली डेकोरेशन उतारने में नहीं, तोड़ने में विश्वास रखती है। रोमा
रोमांच के शौकीन हर समय कुछ नया करने को ढूंढते रहते हैं। इन दोस्तों ने हॉट एयर बलून की मदद से एक टेबल को हवा में लटका दिया है और उसी पर बैठकर लंच कर रहे हैं। समंदर के किनारे इस शख्स को गाड़ी पार्क करना काफी महंगा पड़ गया। देखते ही देखते समंदर की लहरें किनारे के इतने करीब आ गई कि एक शख्स की गाड़ी ही बहाकर ले गई। गनीमत की बात ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। एक कलाकार आदमी बोरियत में भी कुछ न कुछ कलाकारी दिखा ही देता है। बर्फबारी के बीच ये शख्स घर पर बैठा बोर हो रहा था, तो जब ये बाहर निकला तो उसने बर्फ पर शानदार स्नो आर्ट बना दिया।